और भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय दयाराम अहिरवार जी तथा मंच पर विराजमान सभी अन्य सम्माननीय नेतागण, कार्यक्रम के आयोजक सम्माननीय मास्टर शक्ति सिंह जी और इधर उपस्थित सभी सम्माननीय बुजुर्गों, सम्माननीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, सम्माननीय पत्रकार बंधुओं एवं बच्चों। साथियों, लगभग 1:57 हो चुका है और कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत लंबा हो गया और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 4 बजे तक कार्यक्रम मुझे लगता है चलाना चाहिए, चलना होगा। और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में इधर बुलाया गया है। मेरे पास मास्टर साहब आए थे, शक्ति सिंह जी, इंजीनियर साहब आए थे और भागीरथ जी हमारे बड़े भाई हैं, तो ये आए थे, बोले कि आपको कार्यक्रम में आना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सम्मिलित कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहा कभी, क्योंकि कांशीराम जी कहते थे सम्मिलित बाजा नहीं बजाना चाहिए। और यहाँ भाजपा के विधायक जी बैठे हैं, मैं अभी इस समय समाजवादी पार्टी में 31 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा। तो जब हम लोग नेता लोग बैठेंगे अलग अलग पार्टियों के, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी की बात होगी। और एक तरफ सत्ता के विधायक हैं और हम विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष का आदमी तो बोलेगा ही सत्ता के खिलाफ। तो हमने कहा आप गलत बुला रहे हैं मुझे। तो बोले नहीं साहब, राजनीतिक चर्चा नहीं करना है। और राजनीतिक व्यक्ति को बाउंडेशन कर दिया कि आप राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, मतलब ये भी बाउंड कर दिया कि आप राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। अगर आपको अपनी जिंदगी की किसी भी समस्या का ताला खुलवाना है तो पॉलिटिकल पावर उसकी मास्टर चाबी है। अब हमने बाबा साहब को पढ़ा, 31 साल हम आंदोलन से जुड़े रहे बहुजन समाज की, और फिर कहा जाए पॉलिटिक्स की बात नहीं करो तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जो आयोजक साथी हैं वो निराश नहीं होंगे। मैं अपनी पूरी स्पीच में कोशिश करूंगा कि जरा भी राजनीतिक चर्चा ना हो, और मैं माननीय विधायक जी से भी चाहूंगा कि वो भी राजनीतिक चर्चा ना करें, क्योंकि बाउंडेशन हम पे ही नहीं उन पे भी लगेगा ये। तो इसलिए चूंकि मुझे इन लोगों ने बार बार एक चीज कही जो मुझे बहुत ठीक लगी और मुझे लगा मुझे चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई साहब वहां जो है छात्र रहेंगे, छात्राएं रहेंगी और सब बहुत कम उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं। तो उनको कुछ हमारे आंदोलन की, क्या जो आंदोलन यहां तक आया या हम लोग आज इतने आगे बढ़े हैं, जितना बढ़ना चाहिए उतने तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। क्योंकि हम लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीते थे, जानवर का ज्यादा सम्मान था हमसे ज्यादा। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था उस तालाब में हम पानी नहीं पी सकते थे। जिस मंदिर में जानवर जा सकता था उस मंदिर में हम नहीं जा सकते थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में 14 तालाब का आंदोलन किया। उनका सर भी फूटा उसमें, उनको चोटें भी आईं। और 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। हमने इसीलिए आंदोलन चलाया कि हमें यह अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा कि हम आदमी हैं तो हमें आदमी के अधिकार तो मिलना चाहिए, मानव है तो मानवता के अधिकार तो मिलना चाहिए। भाई जानवर जा सकता, हम जानवर से गए गुजरे हैं, तो इसीलिए हमने ये आंदोलन किए। तो हमारी स्थिति तो ऐसी थी और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि आज इस देश में 2 करोड़ सरकारी नौकरियों में 35 लाख सरकारी नौकरियां SC ST के पास हैं। होना चाहिए थी कितनी? 45 लाख। लेकिन 10 लाख हमारी नौकरियों पे डाका डाल दिया गया। किसने डाका डाला आप समझ रहे होंगे। है वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मतलब जिसने डाका डाला है, जिसने हमारी डकैती की है, उसकी चर्चा करना भी जुर्म है इस देश में। मालूम नहीं कब आप पर ED आ जाए, कब CBI आ जाए। आप समझ लीजिए कि 45 लाख हमें नौकरी मिलनी थी। किसको? SC ST को। अब तो 50 लाख मिलनी थी, क्योंकि 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें SC ST के लोगों का पूरे देश में 25.2% हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की जनगणना।
सरकार ने 2011 में की है, 2021 में भी होनी थी, नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। लेकिन 2011 में SC ST की जनगणना हुई है जो हर 10 साल में होती है। 1931 से शुरू हुई और 2011 तक चली है। तो हम लोग 22.5% थे, लेकिन 2011 की जनगणना क्या कह रही है कि हम इस देश में कितने हैं? 25.2%। तो 25.2 लोगों को 2 करोड़ नौकरी में कितनी नौकरी मिलना चाहिए? 15 लाख। नौकरियां कितनी हमारे पास? 50 लाख। कितनी नौकरी हमारे पास? 35 लाख। तो 15 लाख नौकरियों पर डकैती डाली गई है। आरक्षण की कितनी हवा फैलाते ये, आरक्षण का कोटा आज तक पूरा नहीं है। ओबीसी के लोग जिनकी आबादी 52% है, लेकिन 52% कब है? मंडल कमीशन के हिसाब से। जब SC ST की आबादी बढ़ सकती है तो उनकी बढ़ सकती है। और बिहार में तो जनगणना हुई तो 60% से ऊपर निकल गए। तो जो समाज 60% है तो उसकी 2 करोड़ सरकारी नौकरी में अगर 27% रिजर्वेशन से ही बात करें, और रिजर्वेशन को भी थोड़ा बड़ा समय नहीं है, 1990 से लेकर आज कितना समय हो गया? कम से कम 35 साल। तो 35 साल में 60% ओबीसी, उसको 60% आरक्षण मिलना था। जैसे SC ST को 22.5% आबादी के हिसाब से 22.5% आरक्षण मिला, तो ऐसे ओबीसी को भी मंडल कमीशन में भी उसको कितना आरक्षण मिलना था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि उसको पूरा 52% मिलना था उसमें। लेकिन 90 में जाकर 27% आरक्षण हुआ। चलो 27 ही मान लें, तो 27 दूनी कितने हुए? 2 करोड़ में 54। तो 54 लाख नौकरी मिलनी थी। पिछड़ी जाति के साथी बैठ लें और सुन लें, सिर्फ इनके पास इस समय 15 लाख नौकरियां हैं मात्र। जिनके पास 27% आरक्षण के हिसाब से 54 लाख नौकरियां मिलनी थी, उनका 35 साल में कितना आरक्षण का कोटा पूरा हुआ? कितना हुआ? मात्र बहुत कम आरक्षण का कोटा, क्योंकि मात्र 15 लाख नौकरियां हैं। अब यहां राजनीति की बात थोड़ी सी कहूंगा। माननीय मोदी जी ने 423 सभाओं में कहा कि मैं पिछड़ों का बेटा हूं। कितनी बार कहा? 423 बार, 423 सभाओं में। और पिछड़ों का आरक्षण जो है कितना है? ना के बराबर उनका कोटा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? क्या जो बदलाव आप में आया है, ये बदलाव आसानी से नहीं आया है। इसके लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ है, उसी संघर्ष को हम बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। कभी बाई चांस राजनीति की बात छिड़ जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि राजनीति की चर्चा ना हो। लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, उसे हम समझते कि अभी से शुरू हुआ कांशीराम जी के समय से, ऐसा नहीं। यह आंदोलन को 160 वर्ष इस देश में आंदोलन चला। कितने वर्ष चला है? 160 वर्ष, जिसमें 108 वर्ष तो ऐसा आंदोलन चला है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, आज SC ST OBC के लोग इस देश में जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ 108 वर्षों के संघर्ष के कारण ही है। वो 108 वर्षों का संघर्ष है, वो हमारे बच्चों को जानना चाहिए। हम भी जब 20 साल की उम्र में थे तब हम राजनीति में आ गए। पढ़ने में बहुत होशियार थे, 1 से लेकर 10 तक तो बंबई में पढ़े। मेरी एजुकेशन बॉम्बे की, मेरा जन्म बॉम्बे का है। पिताजी रिटायर्ड हो गए तो झांसी आ गए अपने गांव। तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी समय बहुजन आंदोलन चल रहा था, तो हम लोग जुड़ गए उसके साथ। पढ़ाई छूट गई। BA LLB तो कर ली, लेकिन पढ़ाई पूरी तरह नहीं कर पाए। नौकरी भी पा सकते थे, अच्छे स्टूडेंट थे। हमारे पढ़े लिखे साथी विदेश में तक पढ़ रहे हैं, विदेश में मतलब नौकरियां कर रहे हैं। हमने बहुत पढ़ाया लोगों को। लेकिन 20 साल की उम्र में हम जुड़ गए थे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से। तो यहां भी जितने छात्र और छात्राएं बैठी है, लगभग 18, 17, 19, 20 यही उम्र के होंगे। तो हम आपको आज कहना चाहते हैं कि इस देश में एकेडमिक एजुकेशन तो चल रही है, लेकिन सोशल एजुकेशन नहीं चल रही है। इस देश में महात्मा फुले को नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस देश में छत्रपति साहू जी महाराज को नहीं पढ़ाया जा रहा है, अवंतीबाई लोधी को नहीं पढ़ाया जा रहा है।
इस देश में मातृश्री सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस देश में एकेडमिक एजुकेशन तो चल रही है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा शिक्षित बनो, कभी नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, उसके बाद उन्होंने कहा संघर्ष करो, संगठित करो नहीं कहा, संगठित हो नहीं कहा, संघर्ष करो, संगठित करो, वो काम देगा आपको। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां सिर्फ लेने की बात नहीं की। अगर डिग्रियां लेना है तो डिग्रियां लेने के बाद आपको एकेडमिक एजुकेशन का सोशल एजुकेशन देना है। आपकी अगर शिक्षा से आपके अंदर सेंस ऑफ रियलाइजेशन नहीं आया, आपकी एजुकेशन से आपने फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं बने आप, तो आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। आप अगर शिक्षित हैं तो अपने लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। आज हमारी बहन कह रही थी सहरिया समाज के बारे में, कोई गलत बात नहीं कह रही थी। ये जिम्मेदारी सहरिया समाज की नहीं है। धानुक समाज, बरार समाज पीछे, बरार समाज की जिम्मेदारी नहीं है। कांशीराम जी कहते थे कि हु विल डू दिस, इस काम को कौन करेगा? तो जवाब आता था मोस्ट सफरर विल डू दिस। जो मोस्ट सफरर है, जिसने सबसे ज्यादा अन्य अत्याचार भोगा, उसका लाभ लिया और वो कुछ उसके पास आ गया, ये उसकी जिम्मेदारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मॉरल ड्यूटी समझी। बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने धक्का नहीं दिया कि आप जाके समाज का काम करो, लेकिन हमारी मॉरल ड्यूटीज भी हैं। 1975 में एक अध्याय संविधान में जोड़ा गया, भाग 4A, उसमें मॉरल ड्यूटीज की चर्चा है, कभी पढ़ी है उसे? पहले नहीं था संविधान में। फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या है इसके बारे में चर्चा नहीं थी। भाग 4A में दिया, उसके बारे में चर्चा करूंगा अगर समय रहा, और मैं इधर उधर नहीं हुआ तो चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। क्योंकि 108 वर्षों के संघर्ष को बताना 1 घंटे बड़ा मुश्किल है, और फिर 160 वर्षों का संघर्ष है, कांशीराम जी को जोड़ दो तो फिर तो 160 वर्षों का संघर्ष हो जाएगा, तो और मुश्किल हो जाएगा। और वो भी ऐसा संघर्ष जिसमें हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल दिया है। बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो गए, 1 बेटी और 3 बेटा, दवाई नहीं करा पाए, वो उनको देख नहीं पाए। ऐसा हमारे लिए समय दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ऐसे संघर्ष का एक एक क्षण, एक एक पल जिन्होंने दिया हो। महात्मा फुले की शादी हो गई, बच्चे पैदा नहीं किए दोनों ने। कि बच्चे के प्रति मोह हो जाएगा, उसके प्रति कर्तव्य पैदा हो जाएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो तय कर लिया कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो इनके संघर्ष को हम कैसे बता सकते हैं 1 घंटे के अंदर? बता ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बदलाव आया है, उस बदलाव के बारे में जानकारी हमारे नौजवान साथियों को होना चाहिए। है हमारे भाई हैं जो बच्चे, उनको जानकारी होना चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं करेंगे, अगर आप इतिहास की जानकारी आपको नहीं होगी, तो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते, आप इतिहास नहीं लिख सकते। आप हमें अपने इतिहास की जानकारी होना चाहिए। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं बहुत शॉर्ट में कि ये आंदोलन कैसे चला, कहां से शुरू हुआ और कहां तक आए हम लोग, इसकी चर्चा करेंगे, जिससे राजनीतिक चर्चा नहीं हो पाएगी। बीच में मैंने माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का नाम ले लिया, नहीं लेना था, लेकिन क्या करें, राजनीतिक है, इतनी छूट विधायक जी को भी दे देते हैं। तो कुछ अगर आपसे भी निकल जाए तो क्षमा हम भी आपको कर देंगे भाई। वैसे हमारे पुराने साथी, बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं, वो यहां सब कहते कैलाश नारायण कुशवाहा जी, सब हम लोग जो है एक ही थाली पे चट्टे बट्टे हैं। बहुत सहयोगी हमारे, जब भी हमने एक बार बात की तो तुरंत हमारी बात भी सुनी, और बहुत मान सम्मान पूरा देते हैं, वो भूले नहीं है। भाई जड़ों से नाता नहीं टूटना चाहिए, ठीक है कोई कहीं है, लेकिन हमें जड़ों से नाता नहीं तोड़ना है। हमारे लोग कहीं भी अगर दिक्कत में है तो जो पावर में उसको मदद करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, उस आंदोलन से क्या क्या मिला हमें। बहुत शॉर्ट में भूलता जाऊंगा। हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया 1848 से 1890 तक। 42 वर्षों का संघर्ष है ये। इस 42 वर्षों के संघर्ष में महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा पर जोर दिया। वो शिक्षा के बारे में क्या कहते थे कि एजुकेशन इज एन एक्स विच कट्स द ट्री ऑफ इग्नोरेंस स्लोली बट श्योरली। वो कहते थे शिक्षा एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो अज्ञानता रूपी पेड़ को धीरे धीरे काटेगी, लेकिन निश्चित ही काटेगी।
और अज्ञान ही सबसे बड़ी जड़ है। फिर उन्होंने एजुकेशन पे क्या कहा? उन्होंने कहा शिक्षा के अभाव में हमारी मति नष्ट हुई। मति माने ब्रेन, हम जानवर जैसे हो गए। भाई हमने जानवर में इतना ही तो अंतर है कि उसके पास दिमाग नहीं, हमारे पास दिमाग है। और अगर हमारे पास दिमाग नहीं रहेगा तो हमारे और जानवर में अंतर क्या है? यही तो नेचर ने हमें दिया कि हमारे पास दिमाग है और उसका उपयोग नहीं है तो हम जानवर बराबर हो गए। तो महात्मा फुले कहते हैं कि शिक्षा के अभाव मति नष्ट हुई। और जब मति नष्ट हो गई, तो जब मति नष्ट होगी तो आप गति कैसे कर सकते हैं? आप कोई प्लान कैसे बना सकते हैं? है ना, भगवान बुद्ध कहते हैं अत्ता ही यत्नो नाथो अत्ता ही यत्नो गति। पाली बोल रहा हूं, अत्ता ही यत्नो नाथो अत्ता ही यत्नो गति। आप अपने नाथ स्वयं, अपने मालिक स्वयं हो। आप स्वयं अपनी गति तय करेंगे, लेकिन जब ब्रेन नहीं है तो गति कहां से तय कर दोगे? तो शिक्षा के अभाव में मति नष्ट हुई, मति के अभाव में नीति नष्ट हुई। सॉरी, नीति नष्ट हुई। नीति नहीं बना सकते हम, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। और नीति के अभाव में गति नष्ट हुई। जब कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं हमारे पास, तो क्या हम कहां जाएंगे? और गति के अभाव में वित्त नष्ट हुआ। हम कोई काम ही नहीं कर पाए, कोई कारोबार ही नहीं कर पाए, व्यापार ही नहीं कर पाए, वित्त ही नहीं कमा पाए, पैसे ही नहीं हमारे पास हुआ। और वित्त के अभाव में शूद्र हताश हुए, हम लोग हताश हुए। और ये सारी चीजें किसके कारण हुई? अशिक्षा के कारण। महात्मा फुले ने शिक्षा के ऊपर एक चीज और बोली। उन्होंने कहा अगर आप शिक्षित हो जाएंगे आपको 3 चीज का ज्ञान हो जाएगा। किस चीज का? व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है। व्हाट इज लॉ, कानून क्या है। व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है। हम किस समाज में रह रहे हैं, हमारी समाज में क्या स्थिति है, हमें अपनी स्थिति में बदलाव के लिए क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षा का कारण होता है। तो उन्होंने शिक्षा पर बहुत कुछ बोला है, मैं बहुत थोड़े थोड़े शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर उन्होंने एक सेंटेंस ऐसा बोला जिसको हमारे छात्र और छात्राओं को आज नोट कर लेना चाहिए दिमाग में। उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रांग मैन एंड वाटरफॉल चैनल देयर ओन पाथ। जो स्ट्रांग मैन होता है, जो मजबूत इरादे का आदमी होता है, और जो झरना होता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर आपको अपना रास्ता बनाना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो सबसे पहले आप मजबूत इरादे के आदमी होइए। आप सिंगल माइंड डिवोशन होना चाहिए, आप में वन साइड कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। आपको जो करना, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। आप ही के समाज में तो बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए ना। मैं चमारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बहुजन समाज की बात कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति के थे। महाराष्ट्र में चमार अलग होते हैं, वहां चांबार बोलते हैं उन्हें, और महार जाति अलग होती है। वहां सबसे बड़ी बिरादरी महार जाति, उसके बाद चांबार है दूसरे नंबर पे। लेकिन हमारी समाज में, शूद्र समाज में, बहुजन समाज में, एक बेटा जो है उसने जो है 4 PhD कर ली। 4 PhD, एक आध PhD नहीं, 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान। बाबा साहब अम्बेडकर, उनके सामने अंग्रेज भी कभी नहीं खड़े हो पाए। यहां के लोगों की तो हैसियत नहीं थी कि यहां के लोग खड़े हो पाते। अगर खड़े हो पाते तो गोलमेज सम्मेलन में 2 वोट का अधिकार नहीं ला सकते थे बाबा साहब अम्बेडकर। क्या इन्होंने आसानी से देने दिया होगा? क्या आसानी से कम्युनल अवार्ड लागू करने दिया होगा इन्होंने? बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क के आधार पर, हमारे प्लीडर बनकर, हमारे वकील बनकर, वकील साहब बैठे हैं, विधायक जी हमारे वकील थे बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज परिषद में। उन्होंने हमारी वकालत की कि हम जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, हमें मानवता के अधिकार चाहिए, हमें वोट का अधिकार चाहिए, हम देश की राजनीति में हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। इस देश में जाति है, जाति का असर है, जाति का लगाव घुटना पीटे की तरफ जाएगा। जाति इतनी मजबूत कर दी है कि जाति कोई तोड़ना नहीं चाहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में अगर कोई सरकार होना चाहिए तो प्रतिनिधि सरकार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। सक्षम सरकार से बेहतर भारत में कौन सी सरकार? प्रतिनिधि सरकार होना चाहिए। यहां चमार का बेटा भी विधानसभा और संसद में जाए, और पाल का, कुशवाहा का, नाई का, धनगर का, धानुक का, और सारी पिछड़ी जाति के लोगों का
सारी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बेटे वहां पर जाए, क्योंकि यहां जाति है, जाति का असर है। अगर वहां पाल का बेटा नहीं जाएगा तो पाल की बात कौन करेगा? वहां अगर कुशवाहा का बेटा नहीं जाएगा तो कुशवाहा की बात कौन करेगा? वहां चमार का बेटा नहीं जाएगा, धानुक का बेटा नहीं जाएगा, सहरिया का बेटा नहीं जाएगा, तो उनकी वकालत कौन करेगा? क्योंकि जाति है, जाति का असर है, जाति का लगाव है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान आदमी, उनसे बड़ा मानवतावादी और समाजवादी आदमी, जिसको एक गलतफहमी हो कि बाबा साहब अम्बेडकर समाजवादी नहीं थे, उनसे बड़ा समाजवादी भारत में पैदा नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का भाषण पढ़ लें उनका। जिनको ये जानना हो, 17 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण पढ़ लें और उनकी किताब पढ़ लें, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, जिसको स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं, वो पढ़ लें लोग। मैं कोई समाजवाद की वकालत करने नहीं आया हूं, मैं समाजवादी पार्टी कोई चर्चा करने नहीं आया हूं, लेकिन दुनिया को अगर कोई बात सुखी रख सकता है तो समाजवाद सुखी रखता है। समाजवाद के अलावा कोई सुखी नहीं रख सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट का जवाब समाजवाद है, पूंजीवाद का जवाब समाजवाद है। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी नहीं। समाजवाद का मतलब है कि समाज के हर वर्ग को उसको हिस्सेदारी बराबर मिले, लागू होता है। आज भारत में क्या हो रहा है? आज भारत में क्या हो रहा है? कानून तो है, संविधान तो है, लेकिन प्रशासन कहां उसको लागू कर रहा है। जिस चीज का संज्ञान कोर्ट को ले लेना चाहिए उसका नहीं ले रहा। आप बताइए, आप इस देश का उपराष्ट्रपति जिसने संविधान की शपथ ली है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहे संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाना चाहिए। ठीक है, बाबा साहब ने नहीं दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था 1975 में, लेकिन आप बताओ 1920 में कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, उसकी आत्मा है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। कौन कह रहा है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जिसने संविधान में, संविधान की शपथ, हम लोग नहीं कहते कि हम अक्षुण्ण रखेंगे संविधान को, हम शपथ नहीं लेते संविधान। जब भी कोई एमएलए एमपी बनता है, मैं तो एमएलसी बना, मैंने शपथ ली। तो जो पदाधिकारी है वो शपथ ले रहा है, वही आदमी ये कह रहा है कि संविधान से ये चीज बाहर हो जाना चाहिए, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि नहीं, ये तो मूल भावना है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो कानून तो है, प्रशासन कहां है? कानून तो है, प्रशासन नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि मैं जो आपको संविधान दे रहा हूं, यह संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन वो कहते कोई संविधान अच्छा है बुरा कब होता है? जब उसको लागू करने वालों की नीयत जैसी हो, उस पर निर्भर करता है। संविधान खराब भी है, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो अच्छा संविधान हो जाएगा। और संविधान बहुत अच्छा हो तो लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो क्या होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर क्या किया कि उन्होंने संविधान भी दे दिया। वो जानते थे लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है, तो अब आपको क्या करना है? तो वो फिर कह गए, क्या कह गए कि राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय सोशल एंड मॉरल कंसाइंस। तो इस देश में मैंने संविधान दे दिया, लेकिन लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है, तो संविधान आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगा। राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, संविधान के द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा इस देश में नहीं होगी, क्योंकि संविधान जिनके हाथ में है उनकी नीयत ठीक नहीं है। उस समय भी नीयत ठीक नहीं थी। बट अगर आपको इसको जिंदा रखना है, आपको अधिकार चाहिए, तो उन्होंने कहा बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय सोशल एंड मॉरल कंसाइंस। जैसे आज ये बैठक हो रही है, ऐसी बैठकें जगह जगह हो, ऐसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभाएं, उसमें सोशल और मॉरल, बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय सोशली और मॉरली कंसाइंस। लोगों को कंसाइंस करना पड़ेगा आपको। आप अपनी मॉरल ड्यूटी समझ लें कि आप जहां बैठे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे, नातेदारी में जा रहे, ब्याह में जा रहे, कहीं जा रहे, आपको एक ही चर्चा करना चाहिए कि इस देश के बहुजन एक हों। हम पिछड़ों से नफरत करके हम बच नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर का 1948 का भाषण पढ़ ले, लखनऊ का भाषण।
बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए कहा है कि अगर आप रोटी बेटी के संबंध नहीं कर सकते हैं, वो तो चाहते थे इंटरकास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वो पिछड़ों के बीच में रोटी बेटी के संबंध हो। क्यों हो संबंध? क्योंकि अगर रोटी बेटी के संबंध हो जाएंगे तो अगर चमार का समधी जो है कुर्मी होगा और चमार पे कोई दिक्कत हो तो कुर्मी लाठी लेके नहीं आएगा, बताओ आप। और कुर्मी पे कोई दिक्कत हो जाए, अगर उसका समधी धोबी होगा तो धोबी भी लाठी लेके पहुंचे, हमारे समधी पे दिक्कत है। लेकिन इस देश की जाति व्यवस्था ऐसी है कि जाति लोग तोड़ना नहीं चाहते हैं। चमार भी नहीं चाहता, कुर्मी भी नहीं चाहता, चमार भी चाहता चमार में चमार की शादी। आप बताओ, इस देश में हिंदू धर्म है, 4 वर्ण है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी धर्म की। अगर एक वर्ण ब्राह्मण है, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, तो चौथा वर्ण क्या है? शूद्र। तो ब्राह्मणों की शादी आपस में ब्राह्मणों में होती है एक वर्ण में, उनमें सगोत्री विवाह नहीं होते हैं। और क्षत्रियों की शादी क्षत्रियों में होती है और वैश्य की शादी वैश्य में होती है। तो शूद्रों की शादी शूद्र में क्यों नहीं होती है? यहां 6743 जातियां बना दी कि चमार चमार में करे, कोरी कोरी में करे, धोबी धोबी में करे, खटीक खटीक में करे, पाल पाल में करे, कुशवा कुशवा में करे। तो जब कुशवा पे दिक्कत आई तो कुशवाई अकेला लड़ेगा, चमार को क्या दिक्कत पड़ेगी कि भाई चमार हमारा समधी थोड़ी है, रिश्तेदार थोड़ी है। आप देखो, सगोत्री विवाह हमारे बीच में है और हिंदू धर्म में हम जी रहे, हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। 3 वर्ण आपस में सगोत्री विवाह नहीं होता उनके यहां। ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी कर रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय में कर रहा, वैश्य वैश्य में कर रहा, लेकिन शूद्र आपस में नहीं कर रहे। हम बात कहें तो कहिए तिलकचंद अहरवार जी तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, भाई जी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने फिर भी आपको हल दे दिया। वो जान गया बाबा साहब कि जो जाति के शिकार लोग हैं वो जाति तोड़ना नहीं चाहते, जो जाति के विक्टिम्स हैं। जाति जब तक जमात नहीं बनेगी, जब तक आप विजय नहीं हो सकते। जाति टूटकर जमात नहीं बनेगी, तब तक आप इस देश में सर्वाइव नहीं कर सकते। गलतफहमी में अगर जो हो तो बने रहें। तो बाबा साहब ने कहा चलो ठीक है, नहीं तोड़ सकते जाति, मत तोड़ो। बाबा साहब ने कहा भाई रोटी बेटी के संबंध मत करो आपस में। 1948 का भाषण है, रोटी बेटी का संबंध मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए तो एक मंच पे आ सकते ना। आप बताओ, एक यादव के बेटे को यादवों की राजधानी इटावा, यादव के बेटे को यादवों की राजधानी इटावा में जब उसके साथ कुछ हो सकता है, और कुर्मी प्रोफेसर जो जनरल से टॉप करके आया, इलाहाबाद में प्रोफेसर है, उसको इलाहाबाद में प्रोफेसरों ने मारपीट की उसके साथ, इसीलिए कि जनरल से टॉप करके आया, जनरल लिस्ट से आया। इसने हमारे अधिकार पर चोट की है, क्योंकि जनरल से सिर्फ हम लोग आ सकते हैं, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग कैसे आ गए? इसी प्रदेश में इलाहाबाद में कुर्मी शिक्षक की पिटाई हुई है, कुर्मी प्रोफेसर की। और कौन से प्रोफेसर की? जो जनरल में भी टॉप करके आया। आप बता दीजिए क्या स्थिति है। हम जो है चमार, हम कोरी, हम जो, और अब तो क्या हो गया, बोले रविदास जी चमारन के और कोरी हो गए कबीर साहब के। आप जानते हो कि रविदास जी को कबीर साहब की मां ने दूध पिलाया था। कबीर साहब बहुत लेट पैदा हुए थे, उनकी मां के दूध में स्तन में दूध नहीं था। एक ही मोहल्ले के लोग थे। इतिहास नहीं पढ़ते हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते, फालतू की चीजें पढ़ते हैं। कबीर साहब अगर बड़े हुए तो रविदास जी की मां का दूध पीकर बड़े हुए, और हम क्या कर रहे हैं? बोले संत गाड़गे महाराज धोबियों के, वो तो बहुत खुश हो रहे, बोले बढ़िया काम चल रहा है। बोले अब हमें कुछ नहीं बिगड़ पाएगा हमारा। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो लोग, क्योंकि धोबी समाज ने किसको पकड़ लिया? गाड़गे महाराज को। चमारों ने पकड़ लिया रविदास जी को, और कोरियों ने पकड़ लिया कबीर साहब को, है फिर और लोगों ने पकड़ लिया। अब जो चौहान नहीं है, ठाकुर नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ दिया, किसी ने सुहेल देव को पकड़ लिया।